14 Principles of Management by Henry Fayol. So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. So आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 14 Principles of Management की, जो हेनरी फ्योल साइंटिस्ट के माध्यम से बनाए गए हैं। और हेनरी फ्योल जी ने अपने सभी प्रिंसिपल्स के अंदर जो मेन फोकस रखा है वो रखा है पीपल्स के ऊपर। मतलब इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के माध्यम से पीपल्स की एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करने का तरीका बताया और उस तरीके में आने वाली परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स दे दिए, जिससे हम अपने काम करने वाले लोगों की एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाए। और हम ये पढ़कर आए थे कि वर्क एंड पीपल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम पीपल्स के ऊपर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे तो उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमारे काम पर पड़ेगा, और यदि हम काम के ऊपर कोई मैनेजमेंट करेंगे तो इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमारे पीपल्स पर पड़ेगा। तो वर्क के ऊपर जिनका फोकस था वो हम पढ़कर आए हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी, यानी कि FW टेलर के हमने सभी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को समझ लिया है। उनका मेन फोकस था काम के ऊपर, ताकि हम अपने काम में इफिशिएंसी हासिल कर पाएं। आज के जो हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं ये सब लोगों के ऊपर निर्धारित हैं, परंतु ये सब भी इनडायरेक्टली बेसिस पर इंपैक्ट करते हैं हमारे वर्क पे, राइट। तो इन 14 प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन कवर करते हुए चलते हैं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। और आपके हेनरी फ्योल जी के बारे में सारी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि उनका पास्ट क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, उनकी नॉलेज क्या थी, वो सब कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट पिन कमेंट के अंदर सब चीजें बता रखी हैं, वहां से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यहां पर हम क्या करते हैं, अपने बड़े से बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टर्न्स अ बिग स्टेप इनटू स्मॉल स्टेप्स फॉर अचीविंग द बिग स्टेप। ये मैंने क्वार्टिव बोला, यानी कि बड़े सफलता को हासिल करने के लिए उसको छोटी छोटी सफलताओं में बांट दो, और उन छोटी छोटी सफलताओं को इसलिए बांटा जा रहा है ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और उस बड़ी सफलता को अचीव कर पाए। तो यही इसका मतलब है, यानी कि टर्न्स अ बिग स्टेप इनटू स्मॉल स्टेप्स फॉर अचीविंग द बिग स्टेप। ठीक है, मतलब बड़े स्टेप को छोटे छोटे स्टेप में बांट दो, किसके लिए, उस बड़े स्टेप को अचीव करने के लिए। तो यहां पर हम यही करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क्स आर ब्रेकिंग डाउन इनटू टास्क, जॉब्स और एक्टिविटीज इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल्स और ग्रुप। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नो एज द डिवीजन ऑफ लेबर। ये ध्यान रखना कि डिवीजन ऑफ लेबर भी इस स्टेप को कहा जाता है, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है। सेकंड प्रिंसिपल बेटा हमारे पास आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। सो ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी मतलब ताकत और यहां पर आगे जिम्मेदारी। तो ताकत और जिम्मेदारी के बारे में यहां हमें क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी पर्सन शुड हैव इक्वल ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस वर्क। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो हैंड इन हैंड। मतलब इस प्रिंसिपल्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो आप काम का बंटवारा कर रहे हो ना, इस काम के बंटवारे के बाद आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वली मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि अगर आपकी ताकत ज्यादा है और आपकी जिम्मेदारी कम है तब भी काम में फ्लक्चुएशन आएंगी, और यदि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और ताकत कम है तब भी काम में फ्लक्चुएशन आएंगी। तो हमें यह चाहिए कि हम हाथों हाथ ताकत और जिम्मेदारी को रखें। अगर हमने एक हाथ में ताकत रखी तो बिल्कुल के बराबर ही जिम्मेदारी रखें, तभी हमारे काम में इफिशियंसी आएगी। तो हम बेटा यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ताकत इज इक्वल्स टू जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल में डिवीजन करना सिखाया, सेकंड प्रिंसिपल में डिवीजन के बाद ताकत और जिम्मेदारी को मेंटेन करना सिखाया, फिर हमें सिखाया इन्होंने डिसिप्लिन। अभी क्या कहता है ये वाला प्रिंसिपल देखो, डिसिप्लिन रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर that are established to maintain order, efficiency and productivity within an organization। मतलब डिसिप्लिन रेफर करता है वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को, बिहेवियर को, कोड ऑफ कंडक्ट को जो मैनेज किए जाते हैं, जो प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर अ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव वर्क ऑफ पीपल। इन्हीं सब चीजों के लिए जो डिसिप्लिन होता है, ये डिसिप्लिन क्या करता है कि जितने भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियर ये सब जो बनाए ना, ये सब तभी पूरे हो पाएंगे जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। तो डिसिप्लिन ही एक सबसे बड़ी सफलता की कुंजी होती है। आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, आपके पास बहुत अच्छी टीम है, आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत अच्छी मशीनरी है, बट आपके काम में डिसिप्लिन नहीं है। आपके काम में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप सफलता तभी हासिल नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो डिसिप्लिन क्या मेंटेन करना है हमें अपने वर्क एंड पीपल्स के बीच में, ताकि हमारे ऑर्डर्स, बिहेवियर, स्टैंडर्ड सभी इक्वली मेंटेन हो पाए।
फिर हमारे पास आता है बेटा फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब तुम जो काम का बंटवारा कर रहे हो, ताकत और जिम्मेदारी को बांट रहे हो, डिसिप्लिन तैयार कर रहे हो, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिटी ऑफ कमांड भी प्रिपेयर करो। मतलब एक ऐसा रिपोर्टिंग रिलेशन बनाओ जिसमें वर्कर्स कंफ्यूज ना हो कि हमें अपनी रिपोर्ट किसको देनी है, हमें अपने काम का रिजल्ट किसको दिखाना है, अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें किससे पूछनी है। ये सब चीजें, ये सब कंफ्यूजन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि वन बॉस, वन सुपरवाइजर, वन मैनेजर होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, जिससे एक बेहतर फ्लो बन पाए, एक बहुत बेस्ट फ्लो बन पाए, जिससे हमारे काम में एफिशिएंसी आएगी। राइट? तो यहां से क्या देखा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर और मैनेजर। मतलब चाहे ऑर्डर मिलना हो, इंस्ट्रक्शन मिलना हो, स्टैंडर्ड्स मिलने हो, या अपनी प्रॉब्लम्स को बताना हो, रिपोर्ट्स शो करनी हो, या अपने रिजल्ट को शो करना हो, वो सब चीजें एक बेहतर फ्लो में होनी चाहिए। मतलब एक ही फ्लो में होना चाहिए। मतलब वन सुपरवाइजर एंड वन मैनेजर, नॉट अ मल्टीपल। ठीक है? इसमें क्या होगा कि मान लो आप एक सुपरवाइजर हो तो आप भी एक सुपरवाइजर हो और दूसरा बंदा आपका दोस्त भी एक सुपरवाइजर है। अब वर्कर्स को ये कमांड है कि भाई आपको दोनों सुपरवाइजर को अपना काम दिखाना पड़ेगा, दोनों सुपरवाइजर के पास ही आपको अपनी रिपोर्ट्स को शो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वर्कर्स जो है वो फ्लक्चुएट होकर अपने काम में इतनी बड़ी इफिशियंसी हासिल नहीं कर पाएगा, और शायद उसको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन भी उतने बेस्ट तरीके से ना मिल पाए जितने एक फ्लो से मिलेंगे। राइट? तो ये था हमारे फोर प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे हमने अभी यूनिटी ऑफ कमांड को समझा, ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। लगभग दोनों सिमिलर प्रिंसिपल्स ही हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड को हमने समझा था कि किसी एक जगह से ही हमें सारी गाइडेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और जितने भी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक जगह से फ्लो हो। ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है कि ये जो हम अपने काम का बंटवारा कर रहे हैं, उस काम के बंटवारे की कोई एक डायरेक्शन हो। मतलब हम ये ना कहें कि फाइनेंशियल ग्रुप या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सेल का काम भी करेगा, मार्केटिंग का भी काम करेगा और एडवर्टीजमेंट का भी काम करेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम अपने काम में इफिशियंसी तभी हासिल कर पाएंगे जो हमने काम का बंटवारा किया है, तो उन काम के बंटवारे में आने वाले लोगों की सिर्फ एक डायरेक्शन हम स्टैब्लिश करें, तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब देयर इज ओनली वन हैंड फॉर द टीम एंड डिपार्टमेंट, देयर इज ओनली वन प्लान एंड वन डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर सिर्फ एक प्लान और एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें अपने गोल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंशियल कैटेगरी में इतना कंट्रीब्यूट करना है, अपने टास्क को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है। इसी तरीके से सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, डीए है, इन सब ग्रुप्स की एक प्लान, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। और इतने सारे प्लान्स एंड डायरेक्शन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल का। आई बात समझ में? तो ये हमारी यूनिट ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था। छठा आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब किसी भी टीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को सफलता तभी मिलती है जब उसमें किसी एक का इंटरेस्ट ना हो, बल्कि हर काम करने वाले बंदे का इंटरेस्ट हो, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन को सफलता मिलती है। तो ये प्रिंसिपल आपको यही सिखाता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ तभी करेगा जब आपके बिजनेस में काम करने वाले हर व्यक्ति, बिजनेस में काम करने वाले हर व्यक्ति का इंटरेस्ट आपके बिजनेस में होगा। सिर्फ आपके इंटरेस्ट से ही काम नहीं चलने वाला। तो सर हम अपने इंटरेस्ट को तो मानते हैं, बट हमारे जहां पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके इंटरेस्ट को हम कैसे जगाएं? तो इसका भी हमारे हेनरी फ्योल ने जो है प्रिंसिपल दे दिया। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई सबका इंटरेस्ट जरूरी है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, बट आप तो अपना इंटरेस्ट खुद बना सकते हो, दूसरे के इंटरेस्ट को आप कैसे जनरेट करोगे? तो उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल दिया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। मतलब जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है, जो एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट जगा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो वो है पैसे। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें ध्यान रखना है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पेमेंट और कंपनसेशन प्रोवाइड टू एम्प्लॉय इन देयर कंसिडरेशन ऑफ वर्क, स्किल एंड कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पे अपने एम्प्लॉयज को हम पेमेंट करते हैं, कंपनसेशन देते हैं इन द कंसिडरेशन ऑफ वर्क, स्किल एंड कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितनी भी उन्होंने अपना काम किया है, अपनी स्किल्स का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन करा है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर कितना बड़ा हाथ है उनका, उसके बदले उनको कंपनसेशन देना। तो यहां से अब आप सोचोगे कि सर आपने ये बिल्कुल ठीक बताया कि भाई हमारे इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, और लोगों का भी इंटरेस्ट जरूरत है। अब और लोगों के इंटरेस्ट के लिए आप कह रहे हैं कि हमें रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का यूज करना पड़ेगा, मतलब उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे भी कोई थोड़े नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सारे देने पड़ेंगे, तभी वो खुश होंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बट मैं आपको बताऊं कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं है कि
जितना प्रॉफिट आपने कमाया वो सारा ही प्रॉफिट एम्प्लॉइज को बांट दो, जितना प्रॉफिट आपने कमाया वो सारा ही प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट दो। ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा अपने एम्प्लॉय का ऐसे ध्यान रखना है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चल सके। ये ध्यान रखना कि हम अगर उसको ज्यादा नहीं दे पा रहे तो कम से कम एटलीस्ट उतना तो दें कि उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चल सके। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर जो आज एक घर का खर्चा है लगभग मैं आपको बता रहा हूं फैमिली का, तो 20 से 30 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं महीने के अंदर, तो उस हिसाब से तो उसको पेमेंट करें। ऐसा नहीं कि आप 8,000 रुपए पेमेंट कर रहे हो, उसको 10,000 रुपए पेमेंट कर रहे हो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि उसकी वर्क एंड स्किल के ऊपर वो डिपेंड है, काम हमारा, पैसा भी हमारा उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड है, वर्क के ऊपर डिपेंड है, बट फिर भी हमारा पैसा एक रीजनेबल होना चाहिए। और जब एक रीजनेबल बेसिस पर हम किसी को पैसे देते हैं अपने यहां काम करने वाले बंदे को, तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो बिजनेस में आप नहीं पढ़ोगे, बट एक होता है ना, दुआ होती है, एक बंदे का मन होता है जो खुश हो जाता है, वही आपके बिजनेस को सक्सेस पर लेके जाता है ना। तो ये तो बहुत सारे प्रिंसिपल है जितने हम पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल तो आपका साथ देंगे, बट कुछ ऐसी एनर्जी के साथ देती हैं जो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है बट वो आपका साथ देंगी। वो है आपके अच्छे कर्म। जब आप किसी के लिए अच्छा कोई काम करोगे तो उसके दिल से निकली गई जो अच्छी बात है, भले ही वो अपने मुंह से ना बोले बट उसका दिल बोलेगा। जब उसका वो दिल एक दुआ देगा, एक अच्छी भावना रखेगा, तो वो अच्छी भावना, वो अच्छी दुआ डायरेक्टली आपके से कनेक्ट होगी और वही अच्छा कर्म आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा के देगा। तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें लोगों को अपने साथ रखना है, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है। और यदि हम इस मोटिव से बिजनेस करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम अरबोपति बन गए, कब हम करोड़पति बन गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना, बट हमेशा हमें अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उसको पैसे देना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे हम कि भाई हम पैसे नहीं दें, हम पैसे उसके 10,000 रुपए मान लें, उसके 5,000 मान लें, उसके 2,000 मान लें तो हमारा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। नहीं, आप 2,000 की सेक मारोगे तो वो 2,000 रुपए आपके 10,000 रुपए बनकर निकलेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लॉस में। तो ये हमारे पास होता है। फिर बेटा हमारे पास आता है 8वां प्रिंसिपल, उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है ऑल पावर्स विद इन एन स्पेसिफिक ग्रुप ओनली, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही सारी पावर्स को होना। सारी पावर जब वहां पर होगी तो नीचे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी और उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे काम किया जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं होगा प्लान वगैरह से। ठीक है, और यहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू ऑल पावर्स इज नॉट having an only specific group rather than powers are divided from central groups to lower unit and lower team। मतलब यहां पर आपके जो प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब चीज आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं रहता। यहां से आप कम्युनिकेशन कर देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो सभी लोगों पर, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनोवेशन बढ़ पाती है। क्योंकि जब हम अपनी मीटिंग्स के अंदर अपने लोअर लेवल डिपार्टमेंट मैनेजर्स को अपने इंक्लूड करने लग जाते हैं तो वो भी अपना मत रखते हैं, वो भी अपने इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करवा सकता है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, मतलब सक्सेसफुल बिजनेस डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, या कोई बिना सक्सेस, यानी कि जो सक्सेस अभी नहीं हुए, जो अभी सक्सेसिंग प्रोसेस पर हैं, वो सेंट्रलाइजेशन का यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करोगे तभी सफलता हासिल करोगे, या सिर्फ सेंट्रलाइजेशन का यूज करोगे तभी सफलता हासिल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेटा दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं एज पर सिचुएशन। जहां कंपनी को जरूरत होती है डिसेंट्रलाइज होने की, वहां पर डिसेंट्रलाइज हो जाता है, और जहां जरूरत होती है सेंट्रलाइज होने की, जैसे कुछ सीक्रेट्स वगैरह को मेंटेन करने की, तो वहां सेंट्रलाइज हो जाता है। तो कभी भी कोई कंपनी फुल परसेंटेज के साथ ना तो डिसेंट्रलाइज्ड होती और ना सेंट्रलाइज्ड होती। यहां तक समझ गए? तो हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 9th प्रिंसिपल, जिसको हम स्केलर चेन कहते हैं। और ये स्केलर चेन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है, जिससे हमारा एक फॉर्मल फ्लो बना रहे कि हमें ये पता हो कि अगर मुझे ये बात सुपरवाइजर तक पहुंचानी है, सीईओ तक पहुंचानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचानी है, तो मुझे किस तरीके से रास्ते को चलना पड़ेगा। और यदि अगर ये नहीं होगा तो कोई भी कहीं भी किसी तरीके से बिना फॉर्मेलिटी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होती है, फिर चाहे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपका भाई ही क्यों ना हो। राइट, तो हमने क्या देखा कि यहां पर ना एक ट्रायंगुलर पाथ के द्वारा हम समझते हैं कि भाई अगर मान लो यहां पे आपका बॉस है, ठीक है, यहां पे हमारे डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स हैं,
और हम कुछ ना कुछ इनको नाम दे देते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको बॉस तक जाना है तो आपको कंप्लीट फ्लो जो है वो फॉलो करना पड़ेगा इस तरीके से, इसे बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे हेनरी फ्योल जी ने सोचा कि कभी कभार ना भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं जिसमें अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब स्केलर चेन का अगर पीछा करते रहे तो हो सकता है कि उस परेशानी का सामना हम जल्दी ना कर पाए, है ना। यानी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन आ जाती हैं जिनका पता लगना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या बॉस को बहुत बहुत जरूरी होता है, वो भी जल्दी। तो यहां पर इन्होंने बीच में एक लाइन का निर्माण करा जिसको हम गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से गैंग प्लैंक के नाम से हम इसको जानते हैं, मतलब इन केस ऑफ सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन को तोड़कर हम डायरेक्टली उनसे मीटअप कर लेते हैं जिनसे हमें बात करनी होती है या एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी होती है। तो ये था बेटा आपका स्केलर चेन, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि भाई आपके ऑर्डर में ना क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन में, आपकी गाइडेंस में, आपके स्टैंडर्ड्स में, आपके ऑर्डर में क्लियरिटी होनी चाहिए। किसी तरीके से ऐसा ना हो कि आज आपने कुछ ऑर्डर दिया फिर एक हफ्ते बाद आपने बदल दिया, आज आपने कोई स्टैंडर्ड दिए फिर एक हफ्ते बाद बदल दिए, आज आपने कुछ ऑब्जेक्टिव रखा फिर बदल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब उसमें डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और डिसिप्लिन तभी मेंटेन होता है जब आपके ऑर्डर्स में क्लियरिटी होती है। तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल शुड बी क्लियर रूल्स प्रोसीजर एंड ऑथोरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो आपने एक बार कम्युनिकेट कर दिया कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, तो जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए बिना रुके उस पर मेहनत करते रहने हैं। तो जब तक हम उस पर बिना रोके मेहनत करते रहेंगे तभी वो गोल अचीव होगा। ऐसा नहीं कि यार आपने सोचा कि उस गोल को अचीव करने में मैं ये रास्ता अपनाऊंगा, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने उस रास्ते पे चले, आपने कहा यार ये तो बहुत देर लग रही है इसमें गोल अचीव करने में, क्यों ना रास्ता बदला जाए। फिर आपने रास्ता बदला, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई, स्टैंडर्ड्स बनाए, तो ये सब चीजें जो है वो एक हद तक सही रहती हैं। अगर आप कंप्लीटली गोल को शिफ्ट करके किसी दूसरे वे के साथ जाते हो वहां पे, तो उसमें आपको बहुत सारी फ्लक्चुएशंस एंड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और ये आपकी बिजनेस एथिक्स के भी खिलाफ होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्वालिटी बढ़ाने की जगह घटा देते हो अगर आपके ऑर्डर्स में क्लियरिटी नहीं होती। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि यहां से प्रमोट की जाती है इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस और मैनेजर्स का एक बिहेवियर जो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए होना चाहिए, अपने वर्कर्स के लिए होना चाहिए, और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है मेंटेन होकर रहना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। तो वो आपका इक्विटी का प्रिंसिपल बताता है, क्योंकि असली जो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रोवाइड करती है ना पैसे के बाद, तो वो इज्जत होती है, और इज्जत हमें देनी है सबसे बढ़ चढ़कर हर एक एम्प्लॉय को, चाहे एक बाहर बैठा हुआ वॉचमैन क्यों ना हो, एक गार्ड क्यों ना हो, या फिर हमारी पर्सनल सिक्योरिटी क्यों ना हो, सबको हमें जो है बराबर की इज्जत देनी है जैसे हम सबको देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रमोट इक्वालिटी, इंपार्शियलिटी एंड फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है 12th प्रिंसिपल, इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब यहां पर होता है बेटा कि स्टेबिलिटी रेफर टू जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय शुड हैव अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब बंदा कोई कहीं काम करता है तो उसके मन में ये डर होता है कि अगर मैं यहां से कल निकाल दिया गया तो मेरे परिवार का, मेरे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का क्या होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ये चाहत रखते हैं कि हमारी सरकारी जॉब लगे, क्योंकि सरकारी जॉब में आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको जॉब से तो नहीं निकालेगा कोई, है ना। लगना मुश्किल है, निकलना बहुत आसान है, सॉरी लगना मुश्किल है और निकलना उससे ज्यादा मुश्किल है ना। तो ये ध्यान रखो। तो यहां से हम क्या देख पाएंगे कि हमें ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर सभी इंप्लॉइज के लिए एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए कि भाई आप इस समय तक तो कंपनी में रहोगे। यानी ये जॉब सिक्योरिटी हमें हर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी है, जिससे वो आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सके। तो आप ये ध्यान रखना, वर्क लाइफ इज इक्वल्स टू पर्सनल लाइफ, ये इन दोनों को जब बैलेंस कर पाएगा ना, तो वो तभी कर पाएगा जब आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करोगे कि भाई तुम इतने दिन तक के लिए तो हमारे पास हो, राइट। तो ये जब जॉब सिक्योरिटी आप उसको मेंशन कर दोगे, तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला होगा तो उसके लिए वो पहले से तैयारी करेगा कि भाई मुझे अब यहां से जाना है, मुझे कहीं और कंपनी में ट्राई करना है, तो वो पहले ही इंटरव्यू देना शुरू कर देगा। बट आप कल को उसके पास अचानक से आके ये कह दो कि भाई तुम्हें जॉब पे नहीं रखा जा रहा, तुम्हें निकाल दिया जा रहा है, तो वो गलत होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ट्रस्ट जो है वो गिर जाएगा। फिर हमारे पास 13 प्रिंसिपल आता है बेटा इनिटिएटिव। इनिटिएटिव का मतलब होता है इनोवेशन, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन को प्रमोट करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज आर इनकरेज्ड टू टेक द इनिशिएशंस, शेयर देयर आइडियाज एंड सजेशन, दे लीडिंग इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहां से क्या होता है कि
हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि आप भी अपने आइडियाज सजेशंस हमें दीजिए, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ करें। तो हमें यहां से बताया गया है कि हम किसी को छोटा ना समझें, हम सभी को पार्टिसिपेशन में लेकर चलें। मतलब हमें जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की नीड पड़ रही है वहां पर हम 100% डिसेंट्रलाइजेशन करें, अपने एम्प्लॉयज को अपनी मीटिंग्स में सम्मिलित करें और उनके आइडियाज व सजेशन को अपने साथ रखें। और यही आपका बन जाता है बेटा 14 प्रिंसिपल। 14th प्रिंसिपल आपका नाम होता है एस्पिरिट डी क्रॉप्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एस्पिरिट डी क्रॉप्स। तो ये प्रिंसिपल बेटा बोला जाता है टीम प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को टीम प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, हार्मनी मेंटेन करनी है, एक दूसरे के महत्व को समझना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे की जरूरत को समझना है और टीम वर्क को और गोल हमें जो अचीव करना है वो एक साथ करना है। आपने इंटरनेट पे लाखों वीडियो देखी होंगी कि जब बंदा एक इफेक्टिव टीम के साथ काम करता है तो उससे बेहतर कोई भी काम नहीं कर सकता। बट ये भी ध्यान रखिए कि वो इफेक्टिव टीम तभी काम करेगी जब आप इन सभी प्रिंसिपल्स का यूज कर लोगे, जब आप इन सभी के साथ अपनी टीम की अहमियत को समझोगे, उसकी जरूरत को समझोगे। तो 14th प्रिंसिपल आपको बताता है टीम वर्क कोऑर्डिनेशन, जो आपको आना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, राइट। तो हमने 14 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए और होपफुली आपको सभी समझ में आए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी और सभी चीजें समझ में आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको लगी हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि सर हम सब कुछ समझ गए। और अगर आप ऐसा करते हो तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए, जिसमें और भी इनोवेशन के साथ, एनर्जी के साथ हम ये मोटिव रखते हैं कि और किस तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर किया जाना चाहिए और कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट्स को क्लियर किया जाना चाहिए। तो आपका एक कमेंट बहुत अहमियत रखता है, राइट। और कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, चाहे पढ़ाई से संबंधित कुछ भी हो, नोट्स बनाने हैं, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई कैसे करें, टाइम टेबल, सब चीज आपकी हर एक परेशानी के अंदर जो पढ़ाई से संबंधित आएगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपके हर एक मैसेज एंड कमेंट का पूरी कोशिश करूंगा कि उसी दिन रिप्लाई करूं, राइट। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। थैंक यू।